हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रमन कुमार, आप सबों का पैथोलॉजी तक में स्वागत है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई टॉपिक, हिस्टोपैथोलॉजी। अब क्या होगा, अब हमारे चैनल्स पे दो टाइप्स के वीडियो आएंगे। एक जनरल पैथोलॉजी जो आएगा आपका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आपका हिस्टोपैथोलॉजी आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टीटीएस में आएगा आपका हिस्टोपैथोलॉजी और MWF में आएगा आपका जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी का। तो सबसे पहले इसमें हम जानना चाहेंगे हिस्टोपैथोलॉजी क्या है और उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या चीजें उसमें की जाती हैं, क्यों हिस्टोपैथोलॉजी में इतना टाइम लगता है। ठीक है, आइए, आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी। तो सबसे पहले जानेंगे हिस्टोलॉजी क्या है, उसके बाद हम हिस्टोपैथोलॉजी को जानेंगे हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। ओके, हिस्टोलॉजी से अगर डिफाइन करें तो बेसिकली होता क्या है, हिस्टो और लॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी जहां पे टिश्यू की स्टडी की जाती है। जिस डिपार्टमेंट के अंदर में टिश्यू की स्टडी की जाती है उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। इसका एक डिफिनेशन होता है, इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द मिनट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। यानी वो डिपार्टमेंट जहां पे एनाटॉमिकली टिश्यू का एग्जामिनेशन किया जाता है, कैसे, तो फंक्शन और कंपोजिशन। ठीक है, उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोला जाता है। आगे हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, यानी जहां पे टिश्यू के अंदर के डिजीज का पता लगाया जाता है उसको बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में किस किस टाइप्स के सैंपल्स आते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या आ सकता है सैंपल। तो बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी में दो टाइप्स के सैंपल आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद उसको और डिफाइन किया जाता है छोटे छोटे बॉक्स में। बट मेन जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, इंसिजन बायोप्सी और एक्सिजन बायोप्सी। अब हम जानना चाहेंगे, आप लोग को ये वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है हिस्टोपैथोलॉजी में कभी ये नहीं बताया जाता कि छोटी बायोप्सी, वहां पे बस इतना बताया जाता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज बायोप्सीज। बट स्मॉल बायोप्सी क्या होती है, स्मॉल बायोप्सी किसको बोलते हैं और लार्ज बायोप्सी किसको बोलते हैं, इसका कहीं भी डिफाइन नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए इंसिजन बायोप्सी। इंसिजन बायोप्सी क्या है, ओनली पोर्शन ऑफ द लीजन इन सैंपल, यानी किसी भी लीजन के एक छोटे से पोर्शन को लिया जाता है और उस पोर्शन का जो टेस्ट होता है, दिस प्रोसीजर इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी उस पर्पस का सिर्फ स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। वो आपका थेरेपी के लिए नहीं है, थेरेपी के लिए नहीं है। प्रोसीजर जो है आपका पूरी तरह से ट्यूमर को या डिजीज को बाहर करने के लिए नहीं है, वो आपका डायग्नोसिस पर्पस के लिए है। ठीक है, इंसिजन बायोप्सी क्या है तो आपका क्लियर हो गया। इसमें एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि कौन कौन सी बायोप्सी आ सकती हैं। तो यूएसजी गाइडेड बायोप्सी, यानी अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो गाइडेड बायोप्सी की जाती है, सीटी गाइडेड बायोप्सी, यूएसजी गाइडेड बायोप्सी, ये सब क्या होती हैं, इंसिजन बायोप्सी। निडल बायोप्सी, ये क्या होती है, इंसिजन बायोप्सी। इंडोस्कोपिक के थ्रू या ब्रोंकोस्कोप के थ्रू जो बायोप्सी कलेक्ट की जाती है, जो बायोप्सी आपके पास आता है, उसको बोला जाता है इंसिजन बायोप्सी। दूसरा होता है एक्सिजन बायोप्सी। एक्सिजन बायोप्सी क्या होता है, तो एक्सिजन बायोप्सी में हम जानेंगे इंटायर लीजन इज रिमूव यूजुअली विथ द रिम्स ऑफ नॉर्मल टिश्यू, यानी टिश्यू का, लीजन का वो भाग जो पूरा इंटायर निकाला जाता है, इंटायरली निकाला जाता है और उसमें मार्जिनल यानी रिम्स ऑफ नॉर्मल टिश्यू, यानी
एक लेयर होगा पूरा नॉर्मल टिश्यू का, उसको बोला जाता है इंसिजन बायोप्सी। दिस प्रोसीजर सर्व बोथ डायग्नोसिस एंड थेरेपोटिकल प्रोसेस। यानी ये क्या होता है, ये ट्रीटमेंट के लिए भी हो जाता है और डायग्नोसिस के लिए भी हो जाता है। इसीलिए किसी भी लीजन को सर्जिकली एक्सिजन बायोप्सी किया जाता है। फर्स्ट अगर बड़ा लीजन है तो उसको जानने के लिए कि ये क्या है, उसके लिए इंसिजन बायोप्सी किया जाता है। उसके बाद उस लीजन को पूरा रिमूव किया जाता है, उसको एक्सिजन बायोप्सी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आ सकता है, तो सर्जिकल रिसेक्शन, एम्पुटेशन एंड कंप्लीट रिसेक्शन ऑफ ऑर्गन, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ बायोप्सी। नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं प्रोसीजर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। प्रोसीजर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी में हम जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या क्या स्टेप्स होता है, तो मेनली इसमें 12 स्टेप बोला जाता है कि हिस्टोपैथोलॉजी ओनली 12 स्टेप का डिपार्टमेंट है। इसमें आपको 12 स्टेप ही करना होता है। क्या क्या, फर्स्ट रिसीविंग, सेकंड लेबलिंग, यानी कोई भी सैंपल पहले रिसीव करते हैं, उसके बाद अपना पैथोलॉजिकल एक लेबलिंग होता है, उसके बाद सैंपल फिक्सेशन, उसके बाद डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्बेडिंग, जिसको इम्बेडिंग को ब्लॉक मेकिंग भी बहुत जगह आपको मिलेगा कि ब्लॉक मेकिंग या ब्लॉकिंग, उसके माइक्रोटोमिंग, स्लाइड प्रिपरेशन, स्टेनिंग, माउंटिंग एंड देन लास्ट माइक्रोस्कोपी, आफ्टर माइक्रोस्कोपी रिपोर्ट प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप। जैसे आपने देखा फर्स्ट स्टेप रिसीविंग जो है, ये इसमें कोई थ्योरी नहीं है। इसमें क्या है, आपके पास जब एक सैंपल आता है तो क्या क्या रिसीव करना होता है, इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे रिसीविंग और लेबलिंग का। तो लेबलिंग का कोई मेनली कुछ नहीं होता, इसमें आपका हिस्टो पर ईयर, इसमें ईयरली नंबर शुरुआत की जाती है। यानी साल के, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, बाकी स्पेसिमेन में क्या होता है, मंथली नंबर दी जाती है। यानी आज सपोज जनवरी शुरू हुआ है तो जनवरी से जो नंबर शुरू होगा 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, फरवरी में 5 में नया नंबर शुरू होगा। बट हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक सीक्वेंस चलेगा और उसमें ईयर कोड के साथ चलेगा, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजिकल जो भी स्पेसिमेन होता है लॉन्ग टर्म कलेक्शन होता है। ठीक है, देखिए रिसीविंग में अब हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हम थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज की कोशिश करेंगे, ब्रीफ आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले होता है रिक्वेस्ट फॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला जो होना चाहिए वो पेशेंट डिटेल्स, जिसमें पेशेंट नेम, पेशेंट एज, पेशेंट सेक्स एंड पेशेंट आईडी। ठीक है, नेक्स्ट फिजिशियन नेम, नेक्स्ट सर्जन नेम। पेशेंट डिटेल्स में इतने 6 चीजें कॉमन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके आगे टाइप्स ऑफ बायोप्सी। टाइप्स ऑफ बायोप्सी में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके पास स्पेसिमेन आया है वो क्या है, ग्रॉसली आप देख के आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन उसके प्रूफ के लिए कि हाँ अगर ऐसा तो नहीं है कि कुछ बीच में कोरिलेशन में जो कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए एक प्रूफ के लिए आपको चाहिए होता है जो बायोप्सी टाइप्स ऑफ बायोप्सी मेंशन होना चाहिए उस फॉर्म में। उसके आगे उसमें क्लिनिकल ब्रीफ मेंशन होना चाहिए कि जो बायोप्सी हुआ है वो कहाँ से हुआ है और क्यों हुआ है, किस टाइप का उसमें इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ होना चाहिए कि उस पेशेंट का पहले क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। क्योंकि कभी भी बायोप्सी जब होता है तो वो फर्स्ट डायग्नोसिस नहीं होता, वो लास्ट डायग्नोसिस होता है। फर्स्ट डायग्नोसिस में आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, उसके बाद रेडियोलॉजी होता है, रेडियोलॉजी का हेल्प लिया जाता है। तो ये सब करने के बाद बायोप्सी होता है। तो उसके लिए उस फॉर्म में
क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ साथ रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस मेंशन होना चाहिए, प्रीवियस जो भी डायग्नोसिस रिपोर्ट है उसका कुछ पार्ट मेंशन होना चाहिए, यानी रिपोर्ट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, लेबलिंग में कुछ नहीं, लेबलिंग में सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम फिक्सेशन की तरफ। अब आज हम पढ़ेंगे फिक्सेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिक्सेटिव टेक्निक क्या होता है। तो देखिए, फिक्सेशन एंड फिक्सेशन टेक्निक जो होता है, इसमें हमें थोड़ी सी हम ब्रीफ ब्रीफ ही जानेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये इतना लंबा टॉपिक है कि अगर इस पे वीडियोज बनाई जाए तो 10 वीडियोज भी कम पड़ेंगे। हम इसमें ब्रीफली ही जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू कंपोनेंट इन अ लाइफ लाइक स्टेट। मतलब फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेल्स और टिश्यू के कंपोनेंट को, यानी टिश्यू के अंदर के सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है। कितने टाइम के लिए? तो लाइफ लाइक स्टेट, यानी एक लंबे टाइम के लिए, जैसे एक स्टेट के जैसा, जो एक लंबे टाइम तक, यानी जब तक वो टिश्यू है तब तक उस टिश्यू में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, उसमें केमिकल प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जो नहीं आने चाहिए। As closely as possible and ideally no small molecules should be lost, यानी उसमें इतना क्लोजली प्रिजर्व करना चाहिए जितना पॉसिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो आपके पास है वो फॉलो करना चाहिए, जिससे उसके एक छोटे, यानी मिनिमम जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब टिश्यू फिक्सेशन के एम्स क्या क्या होते हैं। एम ऑफ टिश्यू फिक्सेशन हम थोड़ा सा 5-6 टॉपिक्स में आपको जानने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस बाय इंट्रासेलुलर एंजाइम्स रिलीज्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम बॉडी। अगर जब बॉडी से टिश्यू निकल गया, जैसे टिश्यू को रिलीज किया गया, रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ टिश्यू, जैसे किसी भी पेशेंट का टिश्यू बॉडी से बाहर आया तो उसका इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो है वो ऑटोलाइज नहीं होना चाहिए। उस ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से बचाने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ एंटीजेनिसिटी एंड सबसिक्वेंस इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर स्टडी फॉर टिश्यू, यानी उसके अंदर का डीएनए स्टडी, आरएनए स्टडी, मॉलिक्यूल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी हम फिक्सेशन का यूज करते हैं, जिससे उस टिश्यू का इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्टडी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का स्टडी, मॉलिक्यूलर स्टडी जो होती है वो भी किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हार्डिंग ऑफ द टिश्यू, मेकिंग इन इट थ्रो और विथ स्टेन फॉर्दर प्रोसेसिंग एंड स्टेनिंग। और लास्ट जो होता है कि टिश्यू के अंदर थोड़ी सी हार्डनेस लाई जा सके, जिससे आगे का प्रोसेस किया जा सके, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट का जो प्रोसेस है वो किया जा सके, उसके लिए भी हार्डनेस लाई जाती है। नेक्स्ट हम शुरुआत कर चलते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फिक्सेशन, यानी अभी जो हमने देखा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या क्या हमें चेंजेस मिलते हैं वो हमने देखा। अब हम आते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। तो इसमें देखिए, दिस टिश्यू फिक्सेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देयर आर mainly two most important aspect of fixation process, यानी मेनली दो फिक्सेशन प्रोसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एज फिक्सेशन बाय प्रेसिपिटेशन, एक होता है फिक्सेशन बाय प्रेसिपिटेशन,
एंड दूसरा होता है फिक्सेशन बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन। देखिए दो, एक हो गया प्रेसिपिटेशन के लिए, यानी उसको फिक्स कर देना है, उसका हमें ये मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। तो एक वो भी पर्पस होता है जिसके लिए हार्डनेस हो जाए, जैसे मेरा लास्ट जो भी हमने पढ़ा था कि टिश्यू में हार्डनेस के लिए, ये हो गया प्रेसिपिटेशन के लिए। दूसरा होता है फिक्सेशन बाय क्रॉस लिंकेज ऑफ प्रोटीन, यानी जो उसके अंदर के प्रोटीन सेल्स हैं उसका लिंकेज के लिए, उसको लिंक करने के लिए भी फिक्सेशन किया जाता है। चलिए, फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू बाय क्रॉस लिंकिंग द प्रोटीन प्राइमरी द रिड्यूस ऑफ टिश्यू ऑफ द बेसिस ऑफ बेसिक एमिनो एसिड लिंक लाइसिस। यानी फॉर्मलिन टिश्यू जो होता है वो सबसे अच्छा है, प्राइमरी है किसके लिए? बेसिक एमिनो एसिड लिंकेज के लिए। यानी जो सबसे अच्छा फिक्सेटिव है जो किसके लिए? तो लिंकिंग के लिए, यानी क्रॉस लिंकेज ऑफ प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा जो है वो क्या है? फॉर्मलिन फिक्सेशन है। ठीक है, इट इज रैपिडली penetrating and permits the use of a wide variety of histochemistry and IHC technique। यानी ये रैपिड वर्क करता है और हिस्टोकेमिकल जो होता है टिश्यू के अंदर का जो केमिकल चेंजेस हैं उससे बचाता है, जिससे हमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का टेस्ट करने में और हिस्टोकेमिस्ट्री का टेस्ट करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। देखिए एक अभी हमने जितना भी जहां भी फिक्सेशन का यूज किया वहां पे फॉर्मलिन किया, लेकिन मेनली 5 टाइप्स के फिक्सेटिव होते हैं जो यूज किए जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। इसमें सबसे पहला होता है एल्डिहाइड बेस्ड फिक्सेटिव। एल्डिहाइड बेस्ड फिक्सेटिव मतलब जिसमें वैसा फिक्सेटिव जिसके अंदर जो वर्क करने का प्रोसेस है वो एल्डिहाइड बेस्ड हो। दूसरा अल्कोहल बेस्ड, जो हाइड्रेशन बेस्ड हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल बेस्ड। दूसरा पिक्रिक एसिड बेस्ड, यानी पिक्रिक एसिड जो बेस्ट फिक्सेटिव होता है ये पिक्रिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों का काम करता है। नेक्स्ट मर्क्यूरिक बेस्ड। तो मर्क्यूरिक बेस्ड में भी क्या होता है? जो मरकरी के ऊपर वर्क करता है वो मर्क्यूरिक एसिड की वजह से काम करता है। और लास्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेस्ड, यानी ये 5 है। इन पांचों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने का कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पांचों जो फिक्सेटिव है इसके बारे में हम पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, please subscribe my channel and share. Thank you for watching.